आप देख रहे हैं 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है कराची बारिश, गंदगी और सैलाब, हल क्या है? क्या ऑपोजिशन जमातों ने FATF बिल की मुखालिफत की? डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम इमरान खान के रास्ते पर। ख्याल ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। पूरे घरों में पानी इतना आ गया। अल्लाह का आसरा है शहर का। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। कराची की सियासत इस वक्त खेल का मैदान, जबकि शहर तालाब, जौहड़ और कई नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। सियासी खेल में समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह तक सियासी ब्लेम गेम, दशनाम तराजी और लफ्जी गोलाबारी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है, एक लामतनाही सिलसिला है। गुज़श्ता कई रोज से कराची के सियासी नुमाइंदे पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है, मगर कोई भी कराची के मजबूर आवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाने में बिल्कुल संजीदा दिखाई नहीं देता है। उल्टा मुश्किल में फंसे शहर कायद के बासियों की बेबसी में जाली वीडियोस, फेक तस्वीर और मन घड़त कहानियां सुना कर उनमें इजाफा किया जा रहा है। बल्कि ये सब ऐसे है जैसे शहर कायद के बासियों के जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। चंद फेक वीडियोस जो कराची से मंसूब करके सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले वो चंद वीडियोस आपके सामने रखते हैं। पहली वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एक साहब है जो एक बुलंद, कई फीट बुलंद इमारत से छलांग लगाते हैं और इस वीडियो के बारे में ये कहा गया कि ये शहर कायद के बासी हैं, शहर कायद की एक बुलंद बाला इमारत से छलांग लगा रहे हैं। लेकिन तहकीकात करने से ये मालूम हुआ कि भारतीय शहर इंदौर के बासी हैं। इंदौर की कई फुट बुलंद इमारत है जहां से इन्होंने छलांग लगाई है और पानी में डूबे नहीं हैं बल्कि बच गए हैं। तो ये इंदौर की फुटेज है, इसका कराची से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हो गई पहली फुटेज। अब जरा दूसरी वीडियो आपके सामने रखते हैं, वो फेक वीडियो जिसे कराची से मंसूब किया जा रहा है। दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं। कहा गया कि मगरमच्छ मंगू पीर की सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए, तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मगरमच्छों की फुटेज जिसे मंगू पीर के इलाके में बताया गया, ये भी असल में कराची का इलाका नहीं है, ये भी भारतीय वीडियो है। और ये तहकीकात से मालूम हुआ कि मंगू पीर के मगरमच्छ अपने तालाब में सही सलामत मौजूद हैं। ये तो हो गई दूसरी फुटेज। अब तीसरी फुटेज आपके सामने रखते हैं। तीसरी फुटेज का ताल्लुक एक घर के साथ है, एक घर जिसमें सैलाबी रेला आ जाता है, तमाम तर बर्तन, वहाँ की जितना भी सामान है उसको अपने साथ बहा ले जाता है। बताया गया कि ये शहर कायद की फुटेज है, लेकिन इसका भी शहर कायद कराची के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जरा आप खुद ही देखिए। यानी एक तो ऑलरेडी एक पैनिक की सिचुएशन है और पैनिक मजीद बढ़ाया जा रहा है। जोश खिताबत, नाम नेहाद मसीहाओं की घनगरज, लफ्जी जंग का खेल बहुत हो चुका है। आज हमने ये फैसला किया है कि किसी पर तनकीद करने की बजाय कोशिश करेंगे कि ऐसी सिफारिशात अपने नाजरीन के सामने रखें जिन पर अमल करके कराची को इन तमाम तर मुश्किलात से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस वक्त इस तमाम तर मंजरनामे से जुड़े चंद सादा से सवालात जो एक आम आदमी के पर्दा फिक्र पर दस्तक दे रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहला सादा सा सवाल, कराची में बारिशें ज्यादा खतरनाक क्यों साबित हो रही हैं? इससे भी सादा सवाल यह है कि क्या कराची की बारिशों का मवाजना लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान जैसे दीगर शहरों से किया जा सकता है? और तीसरा सादा सवाल यह है कि जो सादा सूरत हाल इस वक्त शहर कायद में देखी जा रही है, वो कि वो सादा नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या बारिशों से दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल जन्म लेती है? इन तमाम तर सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। कराची का मवाजना लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान से करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिर्फ एक कराची की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक, शायद यह अंदाजा सेंसस तो नहीं देता है, लेकिन बताया जाता है कि कराची की आबादी बढ़कर अब 3.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और शायद लाहौर जैसे 5 शहर मिले तो कराची जैसा एक शहर बनता है। रही बात रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी का एक नाला लई जब बिफरने पर आए तो रावलपिंडी को तिगनी का नाच नचा देता है। जब एक नाला लई के मुकाबले में कराची के 20 नाले हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कराची का मुकाबला पाकिस्तान के दीगर शहरों से नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या दीगर ममालिक से भी ऐसा ही होता है, क्या दीगर ममालिक से कराची का मवाजना किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। एक ग्राफ आपके सामने रखते हैं और इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि दुनिया के 15 ममालिक ऐसे हैं जहां दुनिया की कुल आबादी का 80% हिस्सा रिवर फ्लडिंग के खतरे से दो चार है। जो ग्राफ इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें चंद ममालिक दिखाई दे रहे हैं। 15 ममालिक हैं। इन ममालिक में सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पर वियतनाम और पाकिस्तान का
5वां नंबर है। अब पाकिस्तान का मवाजना हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से करते हैं और शहर कायद का तकाबली जायजा बॉम्बे से करते हैं। भारतीय शहर मुंबई सतह समुद्र से तकरीबन 49 फुट यानी 10 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जबकि कराची सतह समुद्र से 26 फीट की बुलंदी पर है। इस एतबार से मुंबई से ज्यादा खतरा कराची को है। मगर जब मुंबई में बारिशें होती हैं तो मुंबई के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई देती है, भारतीय शहर में क्या देखा जाता है, जरा मुंबई की को सबसे पहले दिखाते हैं। मुंबई के अंदर ये बारिशी पानी है जो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। ये किसी भी सूरत कराची से मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। किस तरह रिहायशियों के बावर्ची खानों में बारिश मौजूद है, ड्राइंग रूम्स के अंदर बारिश मौजूद है और बारिशी पानी को निकाले जाने का कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। और भारतीय मीडिया ये तमाम तर मनाजिर किस तरह से दिखाता है, जरा भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि वहां पर शहरियों को किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। I am in Mumbai's Postal Colony and you can see right I am standing inside a house of Mr. Rakesh Gupta and you can just see that there is water completely inside the house. Now this is a house, it's a livable house, and because of heavy rains now you can see that the water has entered his house and all the other stuff like be it the sofa or any other furniture, now that has been they have to put it up because it's completely waterlogged. Even their bedroom is completely, the beds and all have in fact got damaged because of the water which entered their house since last night. Now since last night it was raining heavily and because of which अब भारतीय शहर मुंबई की रिपोर्ट देखकर कहा जा सकता है कि कराची का ये मसला दुनिया से जुदा नहीं है। एक मुंबई का रेवेन्यू 140 अरब और कराची का 20 अरब है। मुंबई में सरमायाकारी और कराची पर सरमायाकारी का फर्क भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब बढ़ते हैं उन मसाइल की जानिब जो कराची के असल मसाइल हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन मसाइल का असल हल है क्या। जब से हमने होश संभाला है उस वक्त से हमने इस अहम शहर को मसाइल का शिकार देखा है। इन मसाइल के पीछे सियासत है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और इस समय बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह टाउन प्लानिंग का फुकदान है, टाउन प्लानिंग का ना होना है। इस शहर को प्लान नहीं किया गया है, जैसा कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची को टाउन प्लानिंग के बगैर तामीर किया गया, जिसकी वजह से आज मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कराची चूंकि माशी हब है इसलिए पाकिस्तान भर से लोग रोजगार की तलाश में कराची का रुख करते हैं, जिसकी वजह से कराची तेजी से फैल रहा है। आज़ादी के वक्त कराची की आबादी तकरीबन 4.5 लाख थी, जो आज तकरीबन 24 मिलियन नफूस तक पहुंच चुकी है। आपको पुराने कराची के मनाजिर में दिखाते हैं। आबादी की बढ़ोतरी की वजह से आबादियां फैल गई हैं और हुकूमत वो सहूलियात पहुंचाने में नाकाम रही है जो एक शहर की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होती है। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पुराने कराची की फुटेज भी आपके सामने है। जब यह शहर पाकिस्तान का 1947 में दारुल हुकूमत बना तो इसके इंतजामी कामों की साइंसी खतूत पर उस्तवार करने की खातिर 1951 में ग्रेटर कराची प्लान मुरतब किया गया था। इस प्लान में गडाब से करीबन 20 किलोमीटर दूर कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की तजवीज दी गई, जो तेज रफ्तार रेल और जमीनी राब्तों के जरिए मौजूद शहर से जोड़ा जाना था। उस वक्त का कराची कैसा था? मुमताज सहाफ़ी, अदीब, मौर्रख, सियासतदान और सफारतकार पीर अली मोहम्मद राशिदी की किताब कराची की कहानी उस पुराने दौर की याद ताज़ा कर रही है। उनकी कहानी से इक्तबास आपके सामने रखते हैं जो एक ऐसी बरसात की याद दिलाता है जो कई दहाइयों पहले शहरियों के लिए वाकई रहमत साबित होती थी। वो अपनी इस इक्तबास में लिखते हैं, कराची में तितलियां भी बेतहाशा होती थी, खासतौर पर बरसात के बाद। हम बच्चों ने तितलियों को मुख्तलिफ नाम दिए होते थे, सब्ज और स्याह बादशाह तितली, नारंगी परों पर स्याह सफ़ेद धब्बों वाली तितली, इसी तरह से नकरई जामनी शहजादी तितली। इनाम भाई ने एक छोटा सा जाली का डिब्बा भी बनाया था जिसमें वो तितलियों को पकड़कर बंद करते थे। मुझे और नूरू सबा को तितलियां छूने का बड़ा शौक था। हम मिन्नत समाजत करके डिब्बे से तितली निकलवाते, फिर फख्र के साथ उंगलियों पर ये उतरे रंग एक दूसरे को दिखाते थे। इस इक्तबास में वो लिखते हैं कि बारिश के बाद मैदान में बेर बूटियां उमड़ आती और सब बच्चे माचिस की खाली डिब्बियां लिए बेर बूटियों को पकड़ने में शाम कर देते। फिर अपनी अपनी ढूंढी हुई बेर बूटियां गिनी जाती और फैली हुई हथेलियों पर रखकर सुर्ख मखमली मखलूक पर उंगलियां फेरी जाती। ये कराची का मंजर बताते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब तितलियां कराची में आबाद थी। महाजरीन की आमद के पेश नजर 1958 में ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान मुरतब किया गया, जिसका मकसद शहर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले वसी रकबे पर मुहित सनती और तिजारती मकामात के साथ हर पहलू से मुकम्मल सेटेलाइट टाउन्स में नए आने वालों को रिहाइश फराहम करना था। मगर रिहायशी इलाकों में रिहायशियों की बढ़ती हुई तादाद और फिर सुस्त रो सनती तरक्की जो कि नेशनलाइजेशन के अमल के बाद और भी सुस्त रवी का शिकार हो गई है, उससे हम आहंग ना हो सकी। इसी तरह 1973 में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान महकमे ने आदाद शुमार इकट्ठे करने और तज्जियों के एक तवील मरहले के बाद एक जामे तरक्याती प्लान मरतब किया। इसमें शहरियों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुस्तकबिल के तरक्याती रुझानात का खाका पेश किया गया,
और नए रिहायशी, तिजारती और सनती इलाकों के लिए मकामात और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानदेही भी हुई। इसी महकमे ने 1986 से सन 2000 के लिए अगला प्लान भी मुरतब किया, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन की राय को भी शामिल किया गया। अफसोस के साथ इनमें से किसी भी प्लान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सका। बल्दियाती इदारों को ज़म किए जाने के बाद शहरी ज़िले हुकूमत ने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान KSDP 2020 मुरतब किया। सिटी काउंसिल ने इस प्लान को तो अपनाया, मगर कुछ सालों बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के प्लान के खात्मे के साथ इदारा कबूलियत भी खो बैठा। इसी तरह 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने 1979 का सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बहाल किया और कानून के मुताबिक मास्टर प्लान डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। कराची के शहरियों के मसाइल पर नजर दोहराएं तो हमें मालूम होता है कराची के शहरियों के मसाइल पर तायराना निगाह डालने से कि ये सब मसाइल एक दूसरे से पैवस्त है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मसलन मिसमैनेजमेंट की वजह से कराची में इदारे काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कचरे का प्रॉब्लम पैदा हुआ है। इस वक्त कराची हर रोज 16,000 टन कचरा पैदा करता है। इस कचरे की वजह से निकासी आब मुतासर होती है और सैलाब का अंदेशा सर पर मंडलाने लगता है। सैलाब की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और हर साल करंट लगने से कई शहरी जान की बाजी हार जाते हैं। फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है जिसमें वफाकी हुकूमत आती है, सिंध हुकूमत, और फिर सिंध हुकूमत के साथ सिटी गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ करती हुई दिखाई देती है, जिस इल्ज़ाम तराशियों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाया जाता है। दुनिया भर में अर्बन फ्लडिंग कई ममालिक का मसला है, जिनमें चीन है, अमेरिका है और इन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम तब्दील हो रहे हैं और बारिशों में इजाफे समेत बहुत से मसाइल शहरी आबादी को दुनिया भर में दरपेश आ रहे हैं। अब दोस्त मुल्क चीन की बात की जाए तो इसकी एक मिसाल है चीन, जहाँ के मशरकी इलाके जिनमें सिचुआन है, चांगगोइंग है और यांगज़ी है, वो दरिया के इलाके हैं। बारिशों के बाद यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। इसी तरह अगर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की बात की जाए, ख़ास तौर पर अगर इसके ऑरलैंडो के इलाके की बात की जाए, तो हर साल बारिश या समुद्री तूफान की वजह से ये सैलाब का शिकार होते हैं। 2005 में अमरीकी शहर न्यू ऑरलेंस, जो सतह समुंदर से सिर्फ 20 फुट बुलंद है, इसमें आने वाले तूफान कतरीना से 125 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 1200 हलाकतें हुई। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात है। मसाइल के बाद अब ये तो है कराची के मसाइल, यानी ये मसाइल तरक्की याफ्ता ममालिक से किसी सूरत जो है वो अगर मेल ना खाने की बात हो तो ऐसा कहना शायद गलत होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक ने साइंसी बुनियादों पर अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने का बंदोबस्त भी कर रखा है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं। तीसरी दुनिया का कंपैरिजन इससे किया जाए तो आज भी यहाँ पर बगैर प्लानिंग के हर साल नुकसान उठा रहे हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज प्लान करती हैं। याद रहे, पाकिस्तान उन 15 ममालिक से है जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा बारिशों और सैलाब से मुतासर होता है, जैसा कि हमने आपको ग्राफ में दिखाया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अर्बन फ्लडिंग के खिलाफ दुनिया भर में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। पहला इकदाम जो दुनिया भर के ममालिक में उठाया जाता है वो है स्पॉन्ज सिटी। ये कॉन्सेप्ट या तसव्वुर चीन में बहुत ज्यादा मकबूल है। चीन एक ऐसा अजीमुशान मुल्क है जिसने हालिया बरसों में अर्बन फ्लडिंग की शरह 2 गुना से ज्यादा हो गई है। स्पॉन्ज शहर से मुराद एक ऐसा शहर है जो माहौलियाती नुक्ता नजर का इस्तेमाल करते हुए कुदरती अंदाज में पानी को रोक सकता है, साफ कर सकता है और पानी निकाल सकता है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है। लिहाजा बारिश के पानी को जाया करने की बजाय स्पॉन्ज शहर इसे जेरे जमीन छोटे छोटे टैंक्स बनाकर स्टोर करता है, जो पानी को अपने अंदर समोते रहते हैं और इसे जखीरे की जगह तक मिला दिया जाता है। यानी वो जो रिजर्वॉयर होता है, ये पानी बिलाखिर उस रिजर्वॉयर में पहुंच जाता है। इस पानी को पानी की किल्लत दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैंक्स बनाए जाते हैं। ये तरीका चीन में इस कदर मकबूल हो रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2013 में चीन में मजीद स्पॉन्ज शहर बनाने का हुक्म दिया है। इस वक्त जर्मनी और जापान समेत बहुत से ममालिक इसी कॉन्सेप्ट से फायदा भी उठा रहे हैं। स्पॉन्ज सिटी चीन इस्तेमाल कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा है। बहुत सारे दीगर ममालिक भी चीन का देखा देखी ऐसे ही कर रहे हैं। अगर कराची की सूरत हाल देखें तो इस शहर का एक बड़ा मसला पानी का भी है। एक जानिब जहां बरसात में यह शहर सैलाब का मंजर पेश करता है, वहां पीने और इस्तेमाल के लिए शहरियों को 5000 का टैंकर खरीदना पड़ता है। अगर कराची में बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए इंतजाम कर लिया जाए तो बारिश का पानी भी जल्द उतर जाए और फिर शहरी जरूरियात के लिए पानी की वाफर मिकदार भी मैसर आ जाए। इस वक्त पाक चीन ममालिक सी पैक के अलावा कई मामलात में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत सिंध के लिए एक नादिर, एक सुनहरी मौका है कि वो चीनी एक्सपर्ट से फायदा उठाए। नालों के किनारे मजबूत करना और पुश्ते बनाना, ये भी एक बहुत अहम सोल्यूशन है जो फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को करना चाहिए, बल्दियाती हुकूमत को करना चाहिए। बारिश के बाद नालों की सफाई एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए किनारों पर पुश्ते बनाए जाते हैं, सैलाब की सूरत हाल ओवरफ्लो होने से रोकते हैं। और हम मशवरा देंगे, प्रपोज करेंगे कि कराची के नालों का ओवरफ्लो रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर ऐसे पुश्ते बनाए जाएं, खासतौर पर उन इलाकों से गुजरने वाले नालों पर जो हर साल फ्लडिंग का शिकार हो जाते हैं, ताकि सैलाबी सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोका जा सके।
एक और अहम सॉल्यूशन जो आज के प्रोग्राम में हम प्रपोज कर रहे हैं वो है ग्रीन रूफ्स। सब छतों के कॉन्सेप्ट, इमारतों की छतों पर पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे फितरत के मुताबिक बारिश का पानी जज्ब करते हैं और सैलाब को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। ये तरीकाकार यूरोपीय ममालिक में बहुत मकबूल हो रहा है। ये तरीका तूफानों के पानी के बहाव को कम करता है और माहौल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है और इस मामले में जो एसिड रेन के नुकसानात है उनको रोकता है और बारिश के पानी से नाइट्रोजन की आलूदगी को दूर करता है। 2004 की एक स्टडी के मुताबिक इस तरीके से तूफानी बारिश के बहाव में 75% कमी वाकई होती है। इसके अलावा एक और अहम इकदाम जो उठाया जा सकता है वो रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन या उसे एटेन्युएशन भी कहा जाता है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो मिट्टी वाला जमीन की जगह कंक्रीट या सीमेंट ने ले ली है, यानी इससे पहले जमीन मिट्टी की थी और ये आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट के शहर बनते गए और बाकी जगह पर अब मकानात और तिजारती इमारतें बन रही हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो रहा है। अगर चिमनी वाला ग्राउंड बारिश के पानी को कुदरती तौर पर जज्ब कर लेता है, लेकिन बिल्डिंग्स वाले इलाकों पे जो कार पार्क और सड़कों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ये मुश्किल हो गया है, कंक्रीट है वो पानी को जज्ब नहीं कर पाता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तेज बारिशों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। शहरी निजाम बारिश का पानी कुदरती तौर पर जज्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के पानी को जज्ब करने के लिए जो पॉलीप्रोपिलीन है उसके जेरे जमीन टैंक बनाए जाते हैं जो बारिश के इस पानी को जमा कर लेते हैं और यूं ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब होता रहता है और सीवरेज सिस्टम पर भी बोझ नहीं पड़ता है। कराची में भी अगर हुकूमत ऐसे जेरे जमीन टैंक्स का जाल बना देती है तो एक जानिब सीवरेज सिस्टम पर बोझ कम हो जाएगा, दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी, जो वाटर टेबल है वो भी बेहतर होगा। कराची में सीवरेज का निजाम भी ठीक नहीं है, बहुत पुराना है, बोसीदा है, जबकि शहर बहुत फैल चुका है। कराची में 40 बड़े और 500 के करीब छोटे नाले हैं। कराची में कचरा सही तरीके से तल्फ हो तो नालों की ये हालत ना हो। शहर के कचरे और सीवरेज को बरसाती नालों में डाला जाता है। अगर नाले और गटर साफ होंगे तो ये अपने मकासद पूरे कर सकेंगे। कराची में नालों की सफाई एक हरक्यूलिन टास्क बन चुका है। सिंध हुकूमत के बाद अब एनडीए में भी नालों की सफाई में मशगूल है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर सब नाले साफ भी कर दिए जाते हैं तो क्या ये साफ रहेंगे या कुछ अरसे बाद फिर से इसी तरह से ये सॉलिड वेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें शॉपिंग बैग्स आ जाएंगे और फिर से ये ब्लॉकेज का सामना होगा इन्हें। हमारा मशवरा ये है और हमारा सोल्यूशन ये है जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि कराची गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत पहले तो शहरियों की तरबियत करे, अवेयरनेस कैंपेन्स करे और फिर अपने महकमों को अपना काम अंजाम देने पर मजबूर करे, क्योंकि सफाई अगर रोजाना के हिसाब से हो और कचरा रोजाना उठाया जाए तो ही मुश्किल वक्त में काम आसान होगा, वरना एक बार फिर सफाई के अगले सीजन पे यही हालात देखने को मिलेंगे। इसी तरह निकासी के निजाम को अपग्रेड करने की जरूरत है, नए पाइप्स और सीवरेज लाइंस को वसी करने की जरूरत है ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। दुनिया भर में कचरे से भी फायदा उठाया जाता है। वो कचरा जो इस वक्त शहर कायद के लिए एक अजियत बना हुआ है, उससे दुनिया फायदा उठाती है। कागज और गत्ता रिसाइकल हो जाता है, जबकि धातु को अलग करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन की जाती है दुनिया भर में। कचरे को जलाकर एनर्जी पैदा कर ली जाती है, गर्ज बहुत से फवायद हासिल किए जाते हैं, बायोमास होता है, बायो वेस्ट को यूटिलाइज किया जाता है। अगर हुकूमत इस कचरे से फायदा उठाना चाहे तो बहुत से फायदे हासिल कर सकती है और कराची को भी हर साल तबाही से बचाया जा सकता है। अब कराची के मसाइल को हरक्यूलिन टास्क बनाकर पेश किया जाता है, जबकि चंद एक अमली इकदामात से ये मसाइल हल हो सकते हैं। अगर न्यू ऑरलियंस और फ्लोरिडा समेत कई अहम शहर अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं, अमली इकदामात से उन्होंने इनको ओवरकम किया है, तो क्या वजह है कि कराची अब भी अजियतें उठा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि शहरी और सूबाई हुकूमतें सियासी मफादात के लिए अवाम को खराब ना करें, बल्कि मिलकर वफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व करें और प्रैक्टिकल इक़दामात उठाएं, अमली इक़दामात लें। कराची खुशहाल होगा तो यकीनन सिंध खुशहाल होगा, सिंध खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। लेकिन अगर यूं ही सियासतें चलती रहीं तो फिर सूबाई हुकूमत और ना ही वफाकी हुकूमत अवामी मकबूलियत हासिल कर पाएगी और ना ही उन्हें कोई सियासी फायदा मिल सकेगा। या एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कौन है जो एनआरओ मांग रहा है और फैटफ का मामला है, इस पर ऑपोजिशन को क्या एतराज़ात हैं। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत को आज मुद्दतों बाद ऐवान बाला यानी सेनेट में शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। माजी में हर बिल चुटकी बजाने में पास हो जाता रहा है, लेकिन आज दो बिल्स पर हुकूमती पसपाई पर खूब हंगामा हो रहा है। ऑपोजिशन जमातों को माजी में हुकूमत के साथ ताउन पर अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है। आज बिल को मुस्तरद करके उन्होंने एक बार फिर हुकूमत को एहसास दिलाया कि अब फ्रेंडली ऑपोजिशन का दौर गुजर चुका है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर ऑपोजिशन को एतराज है कि इस बिल की मंजूरी से नैब और हुकूमत किसी भी शख्स को 6 माह तक कैद रख सकती है। इन्फोर्स्ड जो अरेस्ट है उस हवाले से अपने खदशात का इजहार ऑपोजिशन कर रही है। शहरियों के हुकूक पामाल हो सकता है, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है
कि क्या ऑपोजिशन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर ही मज़ामत का रास्ता इख्तियार करेगी या मुस्तकबिल में भी ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। आज सेनेट में हुकूमत को ऑपोजिशन के हाथों पसपाई का सामना हुआ है। फैटफ से मुतल्लिका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 और मतरूका वक्फ इमलाक बिल 2020 ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। सेनेट में बिल पेशी के मौके पर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ऐवान में शदीद गर्मा गर्मी भी देखी गई। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि यह मुल्क की सलामती का बिल है, पीटीआई ऑपोजिशन का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मामला है। लेकिन यह सवाल पैदा होता है कि ऑपोजिशन ने सेनेट में हुकूमत की मुखालिफत क्यों की है। इसकी अहम वजह वज़ीर आज़म का मंगल के रोज़ जारी होने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि ऑपोजिशन जमातों ने ऐवान बाला में जो फैटफ से मुतालिक दो अहम कानूनी मुसव्वदात हैं, यानी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और ICT वक्फ बिल्स की मंजूरी रुकवाई है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ज़ाती मफादात के असीरान ऑपोजिशन रहनुमाओं और पाकिस्तान के मफादात जुदा जुदा हैं, जो जमहूरियत के लबादे में छुपने की कोशिश कर रहा है। NRO के हुसूल के लिए नैब को कमज़ोर करने के साथ कौमी मईशत की तबाही और गुर्बत में इजाफे के लिए पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देते हैं। हाल ये है कि NRO के लिए ये लगातार हुकूमत गिराने की धमकियां भी दे रहे हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ट्वीट की है। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए मेरी हुकूमत NRO नहीं देगी, क्योंकि ये कौमी खजाने पर डाका डालने वालों के मुहासबे के हवाले से कौम का एतमाद मजरू करने के मुतरादिफ होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने ऐवान बाला में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हवाले से ऑपोजिशन पर तनकीद के जवाब में वज़ीर आज़म ने शायद खुद बिल नहीं पढ़ा। अगर वो बिल पढ़ लेते तो इस बिल की हिमायत ना करते, क्योंकि बिल में सारी कौम को मुखबर बनाने की कोशिश की गई है। सेनेटर रज़ा रब्बानी सीनियर सियासतदान क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। Nor have the bills not been passed within a period of 90 days by the Senate of Pakistan. So therefore, the bills are still pending in the Senate, and if the bills are still pending in the Senate, they cannot be transmitted to the National Assembly, and as a consequence, they cannot be transmitted onwards to the joint sitting. पर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर वो पढ़ लेते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको इस सूरत में पास ना होने देते। जनाब चेयरमैन, एक तरमीम जो उसमें की गई है उसमें बदकिस्मती से पूरी कौम को जो है वो मुखबिर बनाने की तजवीज़ है। आज वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फैटफ मुसव्वदा कानून की मुखालिफत कौमी पर ज़ाती मफादात को तरजीह देना है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं बल्कि क्रिमिनल्स राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना था कि फैटफ के नाम पर इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे, जबकि हुकूमती वजीर शेख रशीद बिल के मुस्तरद होने को ऑपोजिशन करार दे रहे हैं। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। किसी भी शख्स को, किसी पब्लिक अकाउंट होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये पकड़ के अंदर कर दें और कोई जवाब इनसे पूछने वाला ना हो कि इसको क्यों अंदर किया है, तो हम फैटफ के नाम पे पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। फैटफ के नाम पे इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई, FATF में अपोजिशन बेनकाब हुई है। अपोजिशन का एजेंडा पता लगा कि इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है, और उनकी असल हकीकत ये है कि फजलुर रहमान भी उन पर एतबार नहीं करता। अब गुफ्तगू आपने सुनी। एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि फैटफ के नाम पर पाकिस्तान को फैशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। FATF मामले पर कानून साजी का जो इशू है वो कौमी सलामती का मामला है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो मुजव्वज़ा तरामीम है जो अपोजिशन की तरफ से प्रपोज की गई है वो असल में NRO मांगने के मुतरादिफ है और ये अपोजिशन का ज़ाती मफाद है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि अपोजिशन अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ऊपर तरजीह दे रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फैटफ के ऊपर जो भी लेजिस्लेशन है उसकी बल्क हो चुकी है और अपोजिशन ने उस पर हुकूमत से ताउन किया है जब उन पर इत्तफाक राय हो गया, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन को बाकायदा तहरीरी तौर पर ख़त के अंदर अपोजिशन के किरदार की तारीफ़ की है। अब जो लेजिस्लेशन बाकी रह गई है ये वो है कि जो मुतनाज़ा इस हवाले से नहीं कि अपोजिशन उसमें कोई कंसेशन मांग रही है, वो इस हवाले से मुतनाज़ा है कि हुकूमत चाहती है कि फैटफ का नाम लेकर या फैटफ का कवर लेके वो ऐसी लेजिस्लेशन ले आए कि जिसमें नैब जैसे फंदे और लग जाएं, कि जिसमें ऐसे कानून बन जाएं जिससे आप किसी शख्स को बग़ैर अदालत की इजाज़त के
या बगैर उसको जमानत का हक दिए 90 दिन या 180 दिन के लिए उठाकर गायब कर दें। तो ये वो चीज़ है कि जो फैटफ ममालिक ने हमसे तकाजा नहीं किया। ये इमरान साहब का अपना एजेंडा है, वो पाकिस्तान में हिटलर बनना चाहते हैं ताकि मुखालफिन को जेलों में डालें। हम तो सब जेलें भुगत चुके हैं और ये बात साबित हो गई है कि एक साल 1.5 साल लोगों को जेल में नाजायज़ रखा गया है, झूठे इल्ज़ामात पे रखा गया है। तो आप मुझे बताइए कि कल को अगर हुकूमत इस तरह लोगों को इन कवानीन के ज़रिए बेगुनाह लोगों को इंतकाम के ऊपर जेलों में डालेगी तो किसका फ़र्ज़ है बैसियत लेजिस्लेटर, बैसियत कानून साज इदारे के मेंबर, किसका फ़र्ज़ है कि वो अवाम के वो फंडामेंटल राइट्स जो आइन उन्हें देता है, जो कानून देता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इससे पहले भी आपकी तरफ से इन तासुरात का इजहार किया गया कि जबरी गुमशुदगियों का मामला है, इन्फोर्स्ड अरेस्ट का मामला है, जो यकीनन FATF के आड़ के अंदर हुकूमत करना चाह रही है। आपको क्या लगता है फिर हुकूमत का हदफ क्या हो सकता है इसके पीछे? अगर ये लेजिस्लेशन कराना चाह रहे हैं तो क्या किसी के इमा पर हो रहा है, किसी इशारे पर करना चाह रहे हैं? देखिए, हुकूमत के पास अब कारकर्दगी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। वो ये चाहती है कि अपने बाकी मुद्दत के दौरान आवाज़ों को दबाने के लिए, खामोश कराने के लिए, ताकि उस पर तनकीद को कम से कम किया जा सके, अपोजिशन की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको कमज़ोर किया जा सके। वो ऐसे इख्तियारात चाहती है कि जिनके ज़रिए वो किसी भी शख्स को उठाकर जेल में डाल दे। और हमारा जो इस कानून जिसको हमने मुस्तरद किया उस पर यही फ़र्क है। हमने कहा है कि आपने अगर किसी को गिरफ़्तार करना है तो अदालत के वारंट के साथ गिरफ़्तार करें। हुकूमत ये चाहती है कि बग़ैर किसी अदालती वारंट के उसके अंदर इख्तियार रखा जाए कि वो किसी को भी गिरफ़्तार कर सकती है। मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क, फैटफ की कोई कंट्री जो मेंबर है वो इसकी इजाज़त नहीं देगी। अमेरिका और यूरोप में तो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ऐसा इसमें तो हुकूमत ये कहती है कि वो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और वहाँ मंजूरी करा लेंगे। मैं नहीं समझता कि हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसे पास करा सकेगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो इस पर वोट लेती है, ज़बरदस्ती लेती है, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक काला कानून होगा और हम इसको अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से एहकामात और फैसले हैं जिसमें यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आप ऐसे कानून नहीं बना सकते जो आवाम को जो बुनियादी हक दिया गया आइन में उसे छीना जा सके। लेकिन ऐसा आप देखें कि हुकूमत ऑपोजिशन के गिर्द, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिर्द जो है वो शिकंजा मजीद सख्त कर रही है और वो कह रहे हैं कि दो ऑप्शंस उसके ऊपर तो वर्कआउट कर लिया गया है। एक तो वो बरतानिया को खत लिखने वाला मामला है और दूसरा अदालत से रुजू किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के हवाले से। तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्या नवाज शरीफ साहब को हुकूमत वापस ले आएगी? ये हुकूमत बिल्कुल एक नॉन इशूज़ को इशू बना रही है। नवाज शरीफ साहब को खुद हुकूमत ने क्लियरेंस दे के भेजा है और बरतानिया की हुकूमत को काबीना का फैसला, अदालत का फैसला और उनकी रिपोर्ट्स दी हैं। आज ऐसा उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की जमानत का स्टेटस था वो अदालत ने भी पूछा था। आपको याद होगा तोशाखाना रेफरेंस में जो वकील साहब की तरफ से दरखास्त वापस ली गई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया कि अब दरखास्त वापस ले ले। तो इस वक्त उनकी बेल का एग्जैक्ट स्टेटस है क्या सर? क्या एक्सटेंशन के लिए दरखास्त की गई थी हुकूमत से? और हाई कोर्ट ने उनको बेल दी थी, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया था। और यही बात जो आज ये इनके हुकूमत के जो मुशीर कह रहे थे जी जमानत दी है शहबाज साहब ने, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जो ही नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल होगा और डॉक्टर्स ये सर्टिफाई करेंगे कि अब इन्हें मजीद इलाज की जरूरत नहीं, ही इज फिट टू गो, वो वापस आ जाएंगे। हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आती है तो आपके बकौल हुकूमत अंडर प्रेशर चली जाती है। अगर नवाज शरीफ साहब वतन में वापस आ जाएंगे तो इससे हुकूमत पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा नहीं? तो फिर हुकूमत उनको क्यों वापस लाना चाहती है? लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ और पाकिस्तान में बैठे हुए नवाज शरीफ में फर्क है। यहाँ बैठे हुए नवाज शरीफ साहब शायद हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं बनिस्बत इसके कि वो लंदन में हो। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि नवाज शरीफ एक कौम का असासा हैं। उनका इलाज, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए बेहद अहम है। हुकूमत भी जानती है, खुद हुकूमत के वज़ीर कह रहे हैं कि इनके शोर मचाने से और इनके ख़त लिखने से वो उन्हें वापस नहीं ला सकेंगे। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका जो इन्होंने मीडिया को ध्यान बटाने के लिए चलाया हुआ है। इनको भी पता है कि इनके फैसलों से और इनके ख़त लिखने से ये उनको नहीं ला सकते। वो तभी आएंगे जब डॉक्टर्स
कहेंगे कि हमने उनका इलाज मुकम्मल कर लिया है। तो लिहाजा अवाम की तवज्जो बटाने के लिए ये ऐसे ही फजूल से खेल खेल रहे हैं और ये टॉक शोज़ का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं और आप भी इस मसले पे बात कर रहे हैं, जबकि असल बात होनी चाहिए कि हुकूमत के वो वादे कहाँ गए हैं। हुकूमत ने कहा था कि चीनी और आटा सस्ता होगा, वो क्यों नहीं हुआ? हुकूमत ने कहा था बिजली गैस सस्ती होगी, वो क्यों नहीं हुई? हुकूमत ने कहा था वो 1 करोड़ नौकरियां देगी, वो कहाँ गई 1 करोड़? बिल्कुल ठीक है, सब हुकूमत अपने वादे वफा नहीं कर पाई है। अब आपके पास क्या प्लान है? मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि अब आप पे एतबार नहीं, हम छोटी ऑपोजिशन की जमातों से पूछकर बताएंगे। तो आपके पास क्या प्लान है? क्या ऑपोजिशन इस वक्त सेम पेज पर आने की मूड में है, पोजीशन में है? सर जी, मैं थोड़ी आपकी तस्दीक कर दूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस दिन मीडिया के सामने कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं, और शहबाज शरीफ साहब जब आए हैं, जो बातचीत हुई है, हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अलबत्ता छोटी जमातों को उन्होंने पहले से उनकी मीटिंग कॉल करी थी, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ वो मिलें। इसके बाद वो PMLN, PPP सब के साथ मिलकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसका भी उन्होंने इत्तफाक उस दिन लोगों के सामने, मीडिया के सामने किया है। लिहाजा इंशाअल्लाह आशूरा के बाद हम अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। रहबर कमेटी का इजलास होगा, फिर APC होगी और सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर। APC की कोई टेंटेटिव टाइमलाइन आई है अभी? APC के हवाले से कोई कंसेंसस हुआ सर? इसके पहले रहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें हम एक लाहे अमल पर इत्तफाक करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गालिबन इस माह के आखिर तक या अगले माह के शुरू में APC हो जानी चाहिए। और एक सवाल जो एक आम सा सवाल है, वो पूछा जाता है कि जब APC में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नुमाइंदगी होगी तो कौन करेगा? मरियम नवाज करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? जी, इस बात का फजलुर रहमान साहब ने उस दिन जवाब दिया था कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, वही मेज़बान होंगे APC के, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को यकजा करना है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब उसकी मेज़बानी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। नए पाकिस्तान के बाद अब नया अमरीका बनने जा रहा है, और ट्रंप ने इंतखाबात में एक नारा ऐसा लगा दिया है जो इमरान खान साहब के नारे से मुमासलत रखता है, और वो नारा है 1 करोड़ नौकरियों का। किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान और ट्रंप में मुमासलत बताई जा रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मिजाज में गहरी मुमासलत पाई जाती है। इस हवाले से 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद अमरीकी टीवी प्रोग्राम दी डेली शो के मेज़बान ट्रेवर नोवा ने तकरीबन 5 मिनट का प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में काफ़ी मुमासलत है। ट्रेवर ने दोनों सियासतदानों से मुताल्लिक बाज़ पुराने प्रोग्राम्स के मनाज़र दिखाए, जिनमें दोनों को दौलतमंद, खुश शक्ल और मकबूल करार दिया गया था। इस प्रोग्राम पर सोशल मीडिया में तनाज़ा भी हुआ, लेकिन दोनों रहनुमाओं में चंद खूबियाँ मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए नर्म रवैया नहीं रखते। इस मामले में ट्रंप और इमरान खान एक कहे जा सकते हैं कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ वो हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से फैसले किए, फिर उन्हें वापस लिया गया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनकी पॉलिसी है कि कोई पॉलिसी ना हो, जो मन में आए कहे, जो दिल चाहे कह दो, बाकी बाद में देखी जाएगी। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं, अक्खड़ दिमाग के हैं और ज़िद्दी भी हैं, जबकि इमरान खान के करीबी साथियों के मुताबिक वो ज़िद्दी ज़रूर है, लेकिन उसूलों की बुनियाद पर, और सख्त मिजाज या अक्खड़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म के दरमियान मुमासलत का एतराफ़ करते रहे हैं। दोनों को ही इख्तलाफ राय से शदीद इख्तलाफ है। ट्रंप इख्तलाफ राय करने वालों को जलसों और इमरान खान अपनी पार्टी से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने ही अपने मामले में मीडिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। दोनों को ही लिखी हुई तकरीर से सख्त नफरत है और बरजस्ता अंदाज में तकरीर करते हैं। दोनों ने सियासत में आने से पहले लोगों को तफरीह फराहम करके पैरोकारों का जमे गफीर इकट्ठा किया। ट्रंप ने 1988 में सदारती इलेक्शन लड़ा और कोई खास तवज्जो हासिल नहीं कर सके। इमरान खान भी 1997 में सियासत में सेलिब्रिटी के तौर पर आए और कुछ नाम न कमा सके। रवा साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से सदारती उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम्मात का आगाज कर रखा है। अमरीकी अवाम से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार की नामजदगी मंजूर कर ली है। मंजूरी के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में कामयाब होने की सूरत में 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जाती वेबसाइट के मुताबिक वो कामयाब होने के बाद 1 करोड़ नौकरियों के अलावा अमरीकी शहरियों के लिए 10 लाख नए और छोटे कारोबार के मौके फराहम करेंगे। ट्रंप के इंतखाबी वादों में टैक्स की छूट समेत अमेरिका में रोजगार को महफूज करने के वादे किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम को सुहाने ख्वाब तो दिखाए हैं, ऐसे ही ख्वाब उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में भी अमरीकी शहरियों को दिखाए थे।
जी हाँ, यही सपने, यही ख्वाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी कौम को दिखाए थे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया मगर लाखों अफराद बेरोजगार हुए। घरों का ख्वाब दिखाया मगर आज भी करोड़ों अफराद जो जाती छत से भी महरूम हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने शहरियों से किया गया अहद पूरा कर पाएंगे? क्या अमरीकी शहरियों के ख्वाब हकीकत बन सकेंगे? क्या अमरीकी शहरियों की तरह पाकिस्तान के भी ख्वाब पूरे नहीं होंगे? क्या दोनों रहनुमाओं के दरमियान ममासलत के असरात अवाम पर भी मुरतब होंगे? यकीनन सियासी रहनुमाओं में इत्तफाकिया ममासलत के असरात अवाम पर मुंतकिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम फिलहाल किसी भी तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। ज़रूरत सब्र की है कि कौम से किए गए वादों को पूरा किया जाए ताकि हकीकी मानों में तब्दीली आ सके और अवाम की उम्मीदें ना टूट सकें। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।